Hi guys, this is Taruni Verma from VN Coaching Classes. सो गाइस अब स्टार्ट करते हैं हमारे क्लास 8 का लास्ट चैप्टर नंबर 12 स्वतंत्रता के बाद। 6th क्लास के एनसीईआरटी में हमने देखा हमारे प्राचीन भारत का इतिहास, 7th क्लास में देखा हमने हमारे मध्यकालीन भारत का इतिहास और 8th क्लास में हमने देखा हमारे आधुनिक भारत का इतिहास। और उस ही इतिहास की पढ़ने की कड़ी में ये है लास्ट चैप्टर स्वतंत्रता के बाद। स्वतंत्रता के बाद हमारे देश की क्या क्या परिस्थितियाँ थी, कैसी कैसी चुनौतियाँ थी, कैसे कैसे चैलेंजेस थे जिसको हमारे नेताओं ने टैकल किया, हमारे महान व्यक्तित्व वाले व्यक्तियों ने उसको टैकल किया। सो अगर आपने अभी तक लाइक, सब्सक्राइब और शेयर नहीं किया है तो जल्दी से कर दीजिए ताकि चैनल सब्सक्राइब हो जाए। लॉजिकल जी। एक नया राष्ट्र और खंडित राष्ट्र। अगस्त 1947 में हमारा भारत तो हो गया आज़ाद, पर चुनौतियां बहुत बड़ी बड़ी थी। बंटवारे की वजह से 80 लाख शरणार्थी पाकिस्तान से भारत आ गए। उनके लिए रहने का इंतजाम करना, उनको रोज़गार देना और उससे भी ज़्यादा बड़ी रियासतों की समस्या। तकरीबन 500 रियासतें राजाओं या फिर नवाबों के शासन में चल रही थी और इन सभी को नए राष्ट्र में शामिल करने के लिए तैयार करना इट्स अ बिग चैलेंज। शरणार्थियों और रियासतों की समस्या पर फौरन ध्यान देना लाजमी था। लंबे दौर में इस नवजात राष्ट्र को एक ऐसी राजनीतिक व्यवस्था भी विकसित करनी थी जो यहाँ के लोगों की आशाओं और आकांक्षाओं की सबसे अच्छी तरह से व्यक्त कर सके। 1947 में भारत की आबादी काफ़ी बड़ी थी, तकरीबन 34.5 करोड़। यह आबादी भी आपस में बटी हुई, ऊंची जाति, नीची जाति, ज़्यादातर हिंदू समुदाय, अन्य धर्मों को मानने वाले भारतीय। इस विशाल देश के लोग तरह तरह की भाषाएं बोलते थे। पहनावे में भी काफ़ी फ़र्क था, खान पान, काम धंधा, सब कुछ बहुत बहुत ज़्यादा अलग। इतनी विविधता वाले लोगों को एक राज्य के रूप में कैसे संगठित किया जा सकता था? ठीक है, इतने सारी डिफरेंसेस वाले जनता में एकता की समस्या तो थी ही थी, उसमें विकास की भी एक बड़ी समस्या थी। स्वतंत्रता के समय भारत की एक विशाल संख्या गांवों में रहती थी और रोजगार के लिए किसान और काश्तकार बारिश पर निर्भर थे। यही स्थिति अर्थव्यवस्था के गैर कृषि क्षेत्रों की भी थी। अगर फसल हो जाती चौपट तो नाई, बढ़ाई, बुनकर और अन्य कारीगरों की भी आमदनी पर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती और उनकी आमदनी भी दिक्कत कर जाती। शहरों में फैक्ट्री मजदूर भीड़ भरी झुग्गियों बस्तियों में रहते थे जहां शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाओं की तो कोई खास व्यवस्था थी नहीं। इस विशाल आबादी को गरीबी के चंगुल से निकालने के लिए न केवल खेती की उपज को बढ़ाना जरूरी था बल्कि नए उद्योगों का भी निर्माण करना जरूरी था जहां के एकता और विकास की प्रक्रियाओं के साथ साथ चलाना था। ठीक है, अगर भारत के विभिन्न तबकों के बीच मौजूद मतभेदों को दूर न किया जा सके तो वो एक हिंसक और बहुत खतरनाक टकराव ले सकते थे। लिहाजा ऐसे टकराव देश के लिए महंगे भी पड़ते थे, कहीं ऊंची जाति नीची जाति के बीच, कहीं हिंदू और मुसलमानों के बीच, तो कहीं किसी और वजह से तनाव की आकांक्षा बनी ही रहती थी। दूसरी तरफ अगर देखा जाए, अगर आर्थिक विकास के लाभ आबादी के बड़े हिस्से को नहीं मिलते हैं तो और भी ज़्यादा भेदभाव पैदा हो जाता था। ऐसी स्थिति में अमीर और गरीब, शहर और देहात, संपन्न और पिछड़े इलाकों का फर्क काफ़ी पैदा हो सकता था। और ये वो गोल्डन मोमेंट जब हमारा देश खुद अपने पैरों पर खड़ा हो चुका था, पर उसको आगे चलाना। देखिए गाइस, अगर आप ये बोला जाता है कि किसी भी मंजिल पर पहुंचना आसान है, अगर आप किसी भी मंजिल पर पहुंच गए हो तो वो आसान है, पर डिफ़िकल्ट टास्क है उसी मंजिल पर या उसी पोजीशन पे बने रहना। ठीक है, एक नए संविधान की रचना। दिसंबर 1946 से नवंबर 1949 के बीच
तकरीबन 300 भारतीयों ने देश के राजनीतिक भविष्य के बारे में लंबा विचार विमर्श किया। यद्यपि इस विधानसभा की बैठकें नई दिल्ली में आयोजित की गई थी, परंतु इसके सदस्य पूरे देश में फैले हुए थे। गाइस, एक इम्पोर्टेंट पॉइंट, इसकी बैठकें ज़्यादातर कहाँ पे आयोजित की जाती थी? नई दिल्ली। ठीक है, वे बहुत सारी राजनीतिक पार्टियों के प्रतिनिधि थे। इन्हीं चर्चाओं के फलस्वरूप भारत का संविधान लिखा गया, जिसे 26 जनवरी 1950 अ गोल्डन डे इन इंडियन हिस्ट्री, ठीक है, 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था। हमारे संविधान की एक खासियत ये भी थी कि उसमें सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का प्रावधान किया गया। मतलब 21 साल से ज़्यादा उम्र के सभी भारतीयों को प्रांतीय और राष्ट्रीय चुनावों में वोट देने का अधिकार था। ये एक क्रांतिकारी कदम था और इससे पहले कभी भी भारतीयों को खुद अपने नेता चुनने का अधिकार तो मिला ही नहीं था। ब्रिटेन और अमेरिका जैसे अन्य देशों की जनता को यह अधिकार टुकड़ों टुकड़ों में ही मिला था। वहाँ सबसे पहले संपन्न पुरुषों को, मतलब जिसके पास धन पैसा सब कुछ अच्छा है, इसके बाद शिक्षित पुरुषों को भी ये अधिकार दे दिया गया। फिर मजदूर पुरुषों को काफ़ी लंबे संघर्ष के बाद ये अधिकार मिला और महिलाओं को सबसे अंत में, वह भी लंबे जुझारू संघर्ष के बाद। और इसके विपरीत भारत में आज़ादी के कुछ ही समय बाद ये फैसला ले लिया गया था कि देश के सभी स्त्री पुरुषों को यह अधिकार दिया जाएगा कि भले ही वे अमीर हो या गरीब, पढ़े लिखे हो या अनपढ़ हो। और हमारे संविधान की दूसरी विशेषता यह भी थी कि उसमें तमाम जातियों, धर्मों, किसी भी तरह की पृष्ठभूमि से संबंध रखने वाले नागरिकों को कानून की नज़र में समान माना गया। भारत के कुछ लोग चाहते थे कि भारत की राजनीतिक व्यवस्था हिंदू आदर्शों पर हो और भारत को एक हिंदू देश घोषित कर दिया जाए। अपने बात के समर्थन में उन्होंने पाकिस्तान का उदाहरण दिया, जिसका गठन ही एक खास समुदाय मुसलमानों के हितों की रक्षा के लिए किया गया। परंतु भारतीय प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू का स्पष्ट मत था कि भारत हिंदू पाकिस्तान नहीं बन सकता और नहीं बनना चाहिए। मुसलमानों के अलावा भारत में सिख और ईसाइयों की भी बड़ी संख्या थी। इसके अलावा पारसी, जैन और अन्य धर्मों के भी लोग थे। नए संविधान में इस समुदाय के लोगों को भी वही अधिकार दिए गए जो अधिकार हिंदुओं को दिए गए थे। चाहे सरकारी हो या निजी, क्षेत्र की नौकरियों का सवाल हो या फिर कानून से संबंधित कोई मामला हो, इन सभी समुदायों के लोगों को भी वैसे ही अवसर देने का प्रावधान किया गया जैसे हिंदुओं को दिए जा रहे थे। और गाइस, संविधान की तीसरी विशेषता यह थी कि इसमें समाज के निर्धन और सबसे वंचित तबकों के लिए विशेष सुविधाओं की व्यवस्था की गई थी। भारत के सम्मान को कलंकित करने वाली छुआछूत के चलन को खत्म कर दिया गया था। अब तक हिंदुओं के मंदिरों में केवल ऊंची जातियों के लोग ही जाते थे, लेकिन अब उन्हें सभी लोगों के लिए खोल दिया गया जिन्हें अब तक अछूत माना जाता था। अब वे भी मंदिरों में जा सकते थे। एक लंबी बहस के बाद संविधान सभा ने भी यह तय किया कि विधायिका की कुछ सीटें और नौकरियों में कुछ हिस्सा निचली जातियों के सदस्यों के लिए आरक्षित किया जाए। कुछ लोगों की दलील थी कि अछूत, जिन्हें उस समय हरिजन कहा जाता था, उम्मीदवारों के पास इतने अंक या शैक्षणिक योग्यता नहीं होती थी कि वे भारतीय प्रशासनिक सेवा, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज जैसी प्रतिष्ठित नौकरियों में जा सके। परंतु जैसा कि संविधान सभा के सदस्य H.J. खांडेकर, गाइस इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान से, उन्होंने कहा था, हरिजनों की अक्षमता के लिए उच्च जातियां जिम्मेदार हैं। अपनी सुविधा संपन्न सहकर्मियों को संबोधित करते हुए खांडेकर ने कहा था, हमें हजारों सालों तक दबाकर रखा गया है। आप लोगों ने हमें अपनी सेवा में लगाए रखा और हमें इस कदर दबाया कि अब न केवल हमारे मस्तिष्क और शरीर बल्कि हमारा हृदय भी काम नहीं करता और न ही हम आगे बढ़ पाने में सक्षम हैं। और गाइस, बाकी का चैप्टर हम अगले पार्ट्स में कवर करेंगे। और ये वाली वीडियो कंप्लीट करने से पहले
फर्स्ट पेज पे ही एक इमेज दी गई थी, हम उसके बारे में देख लेते हैं। ये आप जो इमेज देख रहे हैं ये है इलाहाबाद की। इलाहाबाद में महात्मा गांधी की अस्थियों का विसर्जन फरवरी 1948। अभी स्वतंत्रता को 6 महीने भी नहीं हुए थे कि राष्ट्र गहरे शोक में पड़ गया। 30 जनवरी 1948 को कट्टर विचारों वाले नाथूराम गोडसे ने महात्मा गांधी की हत्या कर दी। वह गांधी जी के इस दृढ़ विश्वास से मतभेद रखता था कि हिंदुओं और मुसलमानों को सद्भावना बनाते हुए इकट्ठे रहना चाहिए। उसी शाम हक्के बक्के राष्ट्र ने आकाशवाणी पर जवाहरलाल नेहरू का भावुक भाषण सुना। दोस्तों, साथियों, हमारी जिंदगी की रोशनी बुझ गई, चारों तरफ अंधेरा है। हमारे प्रिय नेता राष्ट्रपिता अब नहीं रहे। सो गाइज, अब बाकी का चैप्टर हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। टिल देन प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, शेयर। थैंक यू।